Good morning, students. Today we are going to discuss August Declaration of 1917. And Montague Chelmsford Reform. Now in the past we have learned about the pressure created by the Congress. Here when we consider Muslim, early nationalist, assertive nationalist, all were together, हमने देखा आगे बहुत प्रेशर बिल्ड किया गया. उसके बाद आपने देखा तिलक, एनी बेसेंट, they also tried their level best to aware the people, to create enthusiasm among the people. Different provinces were divided between Tilak and Annie Besant. Tilak को बॉम्बे का आपने देखा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एनी बेसेंट थी वो रेस्ट पार्ट ऑफ द तिलक का बॉम्बे प्रोविंसी एंड सेंट्रल प्रोविंसी, ये दोनों पार्ट तिलक के अंडर में थे. एनी बेसेंट रेस्ट ऑफ द पार्ट. तिलक ने पूरे देश में टूर किया, लोगों को अवेयर किया और एक इतना प्रेशर बिल्ड हुआ कि नाउ ब्रिटिश थॉट कि वी नीड टू चेंज आवर पॉलिसी. ओके, ये प्रेशर के डिमांड से ब्रिटिश ने यहाँ पे हम दो चीजें जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम देखते हैं. ऑगस्ट डिक्लेरेशन इन 1917 एंड मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म. और मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म को आप द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 भी बोल सकते हो. अदर नेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. शायद ये नाम सुन के आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे जब कभी अकेला ये नाम आएगा तो, लेकिन इसके साथ आप मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म याद रख लेना क्योंकि ये दोनों सेम ही है. लेकिन मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म में दो नाम आते हैं, दो नाम के हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाएगी. ओके, तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हो. एज ऑलरेडी सेड, finding itself in a fix because of the pressure of the First World War and the movement of the Indians for the home rule, the British were forced to give some concession to Indians. अभी आपको पता है यहाँ पे होम रूल मूवमेंट चल रहा था. तिलक, एनी बेसेंट, वुमेन्स भी बाहर आ गई थी, बहुत सारे लोग मासिस यहाँ पे इकट्ठा हो गया था और एक जगह पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था. तो इंग्लैंड दोनों जगह पे प्रेशर, मतलब इंडिया में होम रूल मूवमेंट का प्रेशर, बाहर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्रेशर, ये दोनों प्रेशर के हिसाब से अभी ब्रिटिश ने ऐसा सोचा कि इंडिया को थोड़ा कंसेशन मिलना चाहिए, थोड़ी राहत मिलनी चाहिए. ओके, As such, Secretary of State for India made a declaration on August 20, 1970 announcing the British policy towards India. तो यहाँ पे अगस्त 20, 1917 को एक पॉलिसी डिसाइड की गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा. वो देखते हैं हम क्या है. He said the policy of Majesty government was the gradual development of self-governing institution. ये लाइन ये बता रही है कि हमारी पॉलिसी इस तरह की होगी. गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि भारत को सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बना दिया जाए, वो अपने तरीके से देश को चला सकते हैं. With a view to a progressive realization of responsible government in India as an integral part of the empire. धीरे धीरे वो गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी अंडर द एम्पायर, मतलब अंडर द ब्रिटिश रूल. आप इसको ठीक से समझना कि सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बनेगा बट अंडर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एम्पायर, मतलब अंडर द ब्रिटिश रूल. ओके, नेक्स्ट. इन परसुएंस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ 1970, आगे बढ़ाते हैं हम डिक्लेरेशन को. मिस्टर मॉन्टेग्यू वो कौन थे? तो आगे हमने देखा था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया केम टू इंडिया एंड इन द कंपनी ऑफ देन वाइसरॉय उस टाइम पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे. मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड टूर द होल कंट्री. पूरे देश में घूमे, वो लोगों की परेशानियां देखी, पब्लिक का ओपिनियन देखा और उसके बाद
मॉन्टेग्यू ने कुछ रिफॉर्म्स करने का सोचा, उसको हम मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म बोलेंगे, और दूसरा नाम उसका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ओके, on the basis of this record the British Parliament passed the Government of India Act 1990। ये मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म दोनों पूरे देश में उन्होंने पब्लिक का ओपिनियन लिया। ओके, उसके बाद आप इसको मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोल सकते हो। उसके बाद ये पास किया गया। causes and circumstances leading to this act। फर्स्ट पॉइंट, causes and circumstances लीडिंग टू दिस एक्ट। ऐसा क्या कारण था, ऐसी क्या कंडीशन थी कि गवर्नमेंट को ये रिफॉर्म करना पड़ा। ओके, द रिफॉर्म ऑफ 1909 में नॉट सेटिस्फैक्टरी एंड एडिक्वेट। 1909 में भी रिफॉर्म हुआ था, लेकिन वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था, हमारे नेशनल लीडर्स को वो अपीज नहीं कर पाया। ओके, दे फेल्ड टू अपीज द इंडियन एंड दे क्लेमर्ड फॉर मोर राइट्स। यहाँ पे डिमांड की गई, क्लेमर का मीनिंग होता है टू डिमांड मोर, ज्यादा राइट्स चाहिए थे। जो 1909 में रिफॉर्म किया गया था, इट वाज नॉट सफिशिएंट सेटिस्फैक्टरी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को वापिस कुछ सोचना पड़ेगा। ओके, इन द बिगिनिंग द मुस्लिम वे सेटिस्फाइड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, बट ग्रेजुअली दे आल्सो डिसइल्यूजन। स्टार्टिंग में आपको पता था कि मुस्लिम जो ग्रुप था, मुस्लिम लीग था, वो ब्रिटिशर की बातों से इत्तेफाक रखता था, लेकिन धीरे धीरे उनको भी पता लगा कि ये जो बातें हो रही है वो हमारे फेवर की नहीं है। आप टर्की वाला इश्यू याद रखना, उसके बाद ही मुस्लिम थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आए थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, द इंडियंस हैड हेल्प्ड द ब्रिटिश विद मैन एंड मनी ड्यूरिंग द वॉर, सो द ब्रिटिश पास दिस एक्ट टू फुलफिल देयर प्रॉमिसेस गिवन टू इंडियंस ड्यूरिंग द वॉर। अभी आपको पता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ड्यूरिंग दैट टाइम ब्रिटिशर ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन दे देंगे अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये भी एक प्रॉमिस था, उसको भी फुलफिल करना था। तो यहाँ पे ये मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म आया, या इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसलिए लाया गया था। द एक्टिविटीज ऑफ द लीडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट एंड द रिवोल्यूशनरीज अलार्म द गवर्नमेंट। होम रूल मूवमेंट का कितना प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर था ये आपको पता है, तो उससे गवर्नमेंट है उसको सिग्नल भी मिल गया था। ओके, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हुई थी, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। आप गद्दार पार्टी का भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि वो इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में बहुत सारी जगह पे उन्होंने अपने ऑफिस खोले थे। ओके, अलग अलग जगह पे, और वहाँ के जो सैनिटरी मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ उन्होंने डिस्कशन किया था। और वो टाइम पे इंग्लैंड ने वहाँ के जो थे उन्होंने मतलब एक रिजोल्यूशन पास किया था, जो अब हमने आगे पढ़ा था कि भाई देश को, भारत देश को आजाद कर देना चाहिए, या उसको सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बना देना चाहिए। आजाद कर देने की बात हुई थी वहां पे। ठीक है, द ब्रिटिश वांटेड टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया टू स्पेसिफाई एंड अपीज द नेशनलिस्ट। यहाँ पे हमारे नेशनलिस्ट लीडर जो होम रूल मूवमेंट में बहुत सारा प्रेशर क्रिएट किया था, तो उनको पर्टिकुलरली सेटिस्फाई करने के लिए, अपीज करने के लिए हम अभी हमारा सेकेंड पॉइंट देखते हैं, प्रोविंसी ऑफ द एक्ट। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट मतलब ये एक्ट में क्या क्या था। प्रोविजंस का मतलब व्हाट द थिंग्स वर इंक्लूडेड इन द मेन पॉइंट्स क्या थे। तो जैसे हमने टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लखनऊ पैक्ट देखा था, नियर अबाउट आपको यहाँ पे सेम चीजें मिलेगी। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर वाज रेज्ड टू 3। यहाँ पे जो पहले 1 नंबर था, वहां पे यहाँ पे वो नंबर को बढ़ा दिया गया है, 3 तक मतलब भेज दिया है। सेकेंड पॉइंट, द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज टू कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस, द अपर हाउस और द काउंसिल ऑफ स्टेट was to be consist of 60 members, to whom 33 were elected and 27 to be nominated। तो मतलब हमारा जैसे अपर हाउस लोअर हाउस है, जैसे 2 पार्ट में सेंट्रल लेजिस्लेचर डिवाइड होगा,
अपर हाउस में 60 मेंबर्स हो गए, जिसमें से 33 को वेयर टू बी इलेक्टेड डायरेक्ट इलेक्शन से एंड 27 नॉमिनेटेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, इसको आप थोड़ा याद रखना। लोअर हाउस और लेजिस्लेचर असेंबली उसमें 146 मेंबर्स हो गए, उसमें से 106 इलेक्टेड हो गए और 40 मेंबर्स नॉमिनेटेड हो गए। बोथ द हाउसेज वर वेस्टेड विद ग्रेट पावर, दोनों के पास पावर्स थे, अच्छे वाले पावर्स दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉब्लम्स कहाँ होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप नॉमिनेटेड नंबर से उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। ओके, वो क्या क्रिएट करेगा हमारे लिए प्रॉब्लम्स, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट, द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन हाउस कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट्स मेंबर वेरीड बिटवीन 23 एंड 139 अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द प्रोविंसी। जो प्रोविंसी की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं, तो वहां मेंबर्स 23 टू 139 तक हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वहां पे डिसाइड होगा। ऑफ दिस 75% मेंबर वेर टू बी इलेक्टेड। इसमें मतलब अगर आप 139 हो गए तो 139 के जो 75% हो गए उतने नंबर्स थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन एंड इट्स पावर वेर ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पे भी पावर था वो इंक्रीज किया गया था। ओके, आप देखोगे तो वाइसरॉय, एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय काउंसिल की जो मेंबर्स थे उसको 3 कर दिया गया, अपर हाउस, लोअर हाउस। इस तरह से आप याद रख सकते हो। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब पर्टिकुलर स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है 23 टू 135, नंबर में भी चेंज, डिफरेंस विल बी देयर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। लेकिन उसमें रूल बनाया 75% जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन और उनका पावर भी बढ़ा दिया गया था। फोर्थ पॉइंट, द सिस्टम ऑफ डायरेक्टरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंस। अंडर दिस सिस्टम द सब्जेक्ट टू बी डेल्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वे डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन रिजर्व एंड सेकेंड वन ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट दोनों क्या है वो नीचे दिया गया है, हम देख लेते हैं। द रिजर्व सब्जेक्ट सच एज फाइनेंस, लॉ, ऑर्डर, इरिगेशन, एक्स्ट्रा एडमिशन बाय द गवर्नर विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल नॉमिनेटेड बाय हिम। एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपको पता है 3 नंबर वाला वो। ओके, यहाँ पे जो हमारा फाइनेंस मतलब मनी मैटर, लॉ मतलब जुडिशियरी, लॉ एंड ऑर्डर मतलब इरिगेशन मतलब आप समझ सकते हो रिलेटेड टू फार्मिंग, पानी पहुंचाने का काम है वो सब। ओके, ट्रांसफर सब्जेक्ट की बात देख लेते हैं। उसमें एजुकेशन आएगा, हेल्थ आएगा, एग्रीकल्चर, ये 3 चीजें वो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगी। chosen by him from among the elected member of legislature. They were responsible both to the governor and legislature. The government was however not bounded by their advice. गवर्नर है वो एडवाइस दे सकता है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सुनना नहीं सुनना उनके ऊपर होता है। ओके, तो आप वो कठपुतली का जैसे समझ सकते हो उस टाइप का माहौल। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। The system of indirect election was replaced by the system of direct election. यहाँ पे मेजोरिटी अगर आप देखने जाओगे तो आगे हमने जैसे देखा था जो 60 मेंबर्स वाला था काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस, उसमें 33 इलेक्टेड मतलब डायरेक्ट इलेक्शन से, 27 नॉमिनेटेड मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन से। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ अगर आप मेजोरिटी 50% से ऊपर जाएगा तो आप मेजोरिटी समझ सकते हो। तो मेजोरिटी सिस्टम था वो डायरेक्ट इलेक्शन का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख एंड एंग्लो इंडियन। इसको अंडरलाइन करके रख देना क्योंकि आगे मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था, यहाँ पे एंग्लो इंडियन और सिख के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है। मतलब आप देखोगे कंक्लूजन निकालने जाओगे तो देश है वो पहले 2 भाग में बटा था, अभी 4 होने जा रहे हैं। तो हमारा देश आपको पता है कि इट वॉज मिक्सचर ऑफ मेनी कास्ट, बहुत सारी थी कास्ट यहाँ पे, तो सबको अलग अलग इलेक्टोरेट देने लगे तो एक देश की बात कहाँ पे हो पाएगी। ओके, सेकेंड थिंग, यहाँ पे इसका डिस्कशन जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। पाकिस्तान जो बना था वो भी ये सोच यहाँ से मतलब निकल के आती है, क्योंकि जब आप मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हो तो धीरे धीरे 2 नेशन थियरी भी उसमें आइडियाज में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट,
Secretary of State and his staff were to be paid out the revenue of England. ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन था कि उनकी सैलरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की और उनके स्टाफ की सैलरी इंग्लैंड से की जाएगी. द कंट्रोल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ओवर द अफेयर ऑफ इंडिया वाज रिड्यूस्ड. मतलब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको थोड़ा कम किया गया, दूसरे को पावर्स दिए गए थे. देयर वाज टू बी हाई कमिश्नर इन लंदन टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल. लंदन में एक हाई कमीशन बिठाया गया था जो भारत देश के लोगों का सही गलत सब कुछ देखेगा. ओके, तो ये सब चीजें थी जो हमारे इंडियन लीडर को बताई गई थी. यहाँ इस तरह से एक्ट बनाया गया था टू अपीज द नेशनल लीडर्स. तो धीरे धीरे करके क्या होगा, जैसे होम रूल आपको पता है डाइड आउट ग्रेजुअली. रीजन क्या था होम रूल का डाइड आउट होने का, तो कि ब्रिटिशर ने ड्यूरिंग द वॉर ऐसा कह दिया था कि भाई ये वॉर खत्म होगा, उसके बाद हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट आपको दे देंगे. तो जब वो एक प्रोमिस दिया गया तो धीरे धीरे करके हमारा जो होम रूल लीग एक अपने हाइट के ऊपर पहुंच गया था, वो धीरे धीरे करके डाउन हो गया. 1917 का पॉइंट आप याद रखना, वो हाइट पे पहुंच गया था और स्लोली डाइड आउट, क्योंकि एक प्रोमिस दिया गया था. और आपको पता है कि मेनी टाइम्स ब्रिटिश ने अपने प्रोमिस को ब्रेक कर दिया था, लेकिन फिर भी हम उनके ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ रहे थे. ओके, लास्ट वाला पॉइंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्रिटिज्म. 1 मिनट. ओके, एक ही लेक्चर बनाऊंगा आज, थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो अभी एक पॉइंट ले लेता हूं आपका मैं. The Montague Chelmsford reform were regarded by some as an important landmark in the constitutional history of India. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे कि ये बहुत एक लैंडमार्क जैसा है, क्योंकि उसमें बहुत बदलाव किए गए थे. It was notable step toward establishing a responsible government in India. बहुत सारे मेंबर्स में भी चेंज किया गया था, पावर्स ज्यादा दिए गए थे, ये सब किया गया था. मतलब एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन भारत को बनाने में ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है. ओके, the number of member was increased in the central and state legislature and they were given more power. जो हमने आगे देखा था, नंबर्स को बढ़ा दिए गए थे, अपर हाउस लोअर हाउस. The number of non-official member were also increased in both the legislature. The power of Secretary of State were reduced and he and his staff were paid by the British executor. मतलब ब्रिटिश इंग्लैंड की गवर्नमेंट उसको पे करेगी. ये हमने आगे भी पॉइंट देखा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके स्टाफ को पेमेंट कहाँ से होगा, तो कि इंग्लैंड से होगा. ये बड़ा डिसीजन था, वरना भारत से ही होता था, हमारी जेब खाली होती थी. ओके, बट दिस कंटेन सर्टेन डिफेक्ट ऑल्सो because of which it could not meet the expectation of Indian masses. The power of the central and legislature proved ineffective because the real power were vested with the viceroy and governor, as they could endorse or reject any bill passed by the legislature. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट आया था, गवर्नर was however not bound by their advice. वो जो आप देखोगे तो मतलब मेंबर्स को फ्री था क्वेश्चन पूछना, बिल बनाना, लेकिन मानना के नहीं मानना वो किसके हाथ में था, तो कि वाइसरॉय गवर्नर के हाथ में. तो आप समझ सकते हो, मैंने आगे आपको इस तरह से इशारा कर दिया था कठपुतली का, तो ये हो रहा है. ओके, सेकेंड, दिस एक्ट ऑल्सो एनकरेज कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म किस तरह से, तो कि आगे हिंदू मुस्लिम प्रोविंसेस की बात की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी. नाउ एंग्लो इंडियन सिख वापिस हो रहा है, तो मतलब देश को बांटने की कोशिश की जा रही है. यहाँ पे द एग्जीक्यूटिव एट द सेंटर एंड इन द प्रोविंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है उनका कोई रोल नहीं होता था. सेंटर और प्रोविंसेस में सबको अलग अलग पावर वेस्टेड किए गए थे. यहाँ तक हम रखते हैं. ओके, थोड़ा डाउटफुल रहेगा आपको, और सिविक्स हमारा बाकी है इसलिए, लेकिन जरूरत होगी तो हम इसको रिवाइज कर देंगे. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. ओके, थैंक यू वेरी मच.